अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस। याद रहे कि ये आपके पास दो प्रोसेस डिस्कस किए जाएंगे इंडस्ट्रियल लेवल के, और इसमें हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक तरह से एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर ली चैटलियर प्रिंसिपल किस तरह से एक्ट करता है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस ज़रूर किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल को। मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ आप लोगों को। ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो अगर हम किसी भी सिस्टम में स्ट्रेस पैदा करेंगे, बिगाड़ पैदा करेंगे, डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा ताकि वो अपने उस स्ट्रेस को कैंसिल कर सके, उस स्ट्रेस के अफेक्ट को कैंसिल कर सके। इस अमल को हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमने ये भी कल डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है जनरेट की जा सकती है कंसंट्रेशन की तब्दीली से, टेम्परेचर की तब्दीली से, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम की तब्दीली से। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर कंसंट्रेशन में तब्दीली आती है रिएक्टेंट्स की, तो इंक्रीज़ इन रिएक्टेंट से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और डिक्रीज़ इन रिएक्टेंट से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को तब्दील किया जाए तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और डिक्रीज़ करने से, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करने से आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रहेगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे रिएक्शंस के लिए सूटेबल है जहाँ पे आपके पास या तो हीट सूटेबल अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। जहाँ इवॉल्व और एब्जॉर्ब ऑफ हीट जो है वो ना होने के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, वहाँ पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। तो ऐसा रिएक्शन जो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, जिसमें से हीट रिलीज़ हो रही है, तो वो हीट सिस्टम में मौजूद होती है। जो हीट रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है, वही हीट कोई कारआमद रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हम लोग इक्विलिब्रियम को रिवर्स में जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो टेम्परेचर लो करने से जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट दरकार है, तो वहाँ पे टेम्परेचर को हाई करने से ही फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, अदरवाइज रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर गैसियस रिएक्शंस और ऐसे रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स बराबर नहीं होते, ऐसे रिएक्शन में प्रेशर का असर पड़ता है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास वो साइड फेवरेबल रहती है जहाँ पे डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हो रहा है, और प्रेशर को डिक्रीज़ करने से हमारे पास वो साइड फेवरेबल रहेगी जहाँ पे इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ मोल्स, या दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम हो रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। आज हमारा जो प्रोसेस है वो है हाबर्स प्रोसेस। देखें, हाबर्स प्रोसेस डेवलप किया गया था बाय जर्मन केमिस्ट से, जिसका नाम था एफ हाबर, और इसे फर्स्ट 1933 में इस्तेमाल किया गया। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट सेटिंग इन विच to apply equilibrium principle and see the compromises needed to make an industrial process economically worthwhile। कहता है ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है एक एक्सीलेंट सेटिंग जिसमें हम इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो तब्दीलियां हमने लानी है ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड ही रह सके, जिसमें अमोनिया की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो ये इस रिएक्शन से हम बेहतर तौर पर स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास इस रिएक्शन में हम नाइट्रोजन और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया की गैस बनती है। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, -92.46। अगर हम वॉल्यूम के हवाले से बात करें तो आपके पास 3 और 1 4,
ठीक है, ये आपके पास 4 मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के तब्दील हो रहे हैं 2 मोल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो सामने की तरफ डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहिए हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को बरकरार रखने के लिए। तो किस तरह से हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, वो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हमारे पास ये हैं। देखिए, अगर हम कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया करते रहें आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, वक्फ़ों के बाद अगर हम उसमें से अमोनिया निकालते रहें तो इक्विलिब्रियम आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा in accordance with the Lee-Chatelier principle. So, to understand it, look at the effect of concentration. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अमोनिया रेगुलर इंटरवल्स के बाद निकाली जाती रहे तो उससे भी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हम बरकरार रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम को इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट से भी तो जो है वो ऐसा मुमकिन है, तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल ये है कि जितनी रिएक्टेंट्स हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाएं। नंबर 2 है हमारे पास, चूँकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ द प्रेशर टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल। 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हाई प्रेशर जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर सकता है और मोर एंड मोर अमोनिया बनेगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से ही क्या हो सकता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है ली चटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। तो क्या ली चटलियर प्रिंसिपल की सारी कंडीशंस ही ठीक हैं या उनमें भी कुछ तब्दीलियां हमें करनी पड़ेंगी, इनको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया विल गिव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। लेकिन आप लोग देखें कि लो टेम्परेचर के ऊपर हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो रह जाता है। तो दैट इज़ वाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी यील्ड कम टाइम में जो है वो ऑब्टेन कर सकें, रिएक्शन हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। वो कहता है टेबल 8.2 शो द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc। अब टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हो रहा है तो Kc की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो फर्दर मोर हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेबल 8.3 जो है हमारे पास शोज़ परसेंटेज यील्ड या फिगर 8 वर्सेस टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे पास जितना टेम्परेचर यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, लो टेम्परेचर पे तो यील्ड इनकी मैक्सिमाइज़ है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा हमारे पास तो यील्ड उतनी ही मिनिमाइज़ होती जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए टेम्परेचर भी इतना बढ़ाया जाए और ताकि हमारे पास जो है वो एक एवरेज यील्ड जो है वो ऑब्टेन हो सके। तो देखें हम लोगों ने ये कंडीशन फेवरेबल रखी है, जहाँ पे जो है वो 400 से 450 के दरमियान हमारा टेम्परेचर है और साथ में हमने कैटलिस्ट भी अप्लाई की है। तो हेयर वी गो। नो डाउट द यील्ड ऑफ अमोनिया इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन डज नॉट रिमेन फेवरेबल। The rate becomes so low that the reaction is rendered uneconomical. तो one needs to compromise to optimize the yield and the rate. तो हमें रेट और यील्ड के दरमियान कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है वो हम रेट पुशअप करेंगे और थोड़ी सी यील्ड कम कर देंगे ताकि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में बल्क में जो है वो प्रिपेयर होता रहे अमोनिया। The temperature is raised to moderate level and a catalyst is employed to increase the rate. If one wants to achieve the same rate without a catalyst, then it requires much higher temperature. तो which lowers the yield. Hence optimum conditions आपके पास हैं 200 से 300 हम प्रेशर रखेंगे जो हमने पहले भी रखा हुआ था, हाई प्रेशर। उसके बाद टेम्परेचर हमने जो है वो 400 तक ले गए और कैटलिस्ट जो है वो हम इसमें आयरन के पीसीस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके साथ वो एम्बेडेड होते हैं, वो मौजूद होते हैं आपके पास इन ऑक्साइड्स में। इनके फ्यूज मिक्सर, फ्यूज मतलब पिघली हुई हालत में जो इनका मिक्सर होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड। तो इनके साथ हम आयरन के क्रिस्टल्स या आयरन पीसीस भी इस्तेमाल करेंगे। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें 35% बाय वॉल्यूम अमोनिया प्रिपेयर होगा जो कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल होता है हमारे पास। दिस मिक्सचर इज़ कूल्ड बाय रेफ्रिजरेशन कॉइल। रेफ्रिजरेशन से हम इसे ठंडा करते हैं
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -33.4 है एंड इज़ रिमूव्ड सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आर वेरी लो। तो वो गैसियस स्टेट में ही रहता है और हमारे पास जो अमोनिया है वो आपके पास ऑब्टेन हो जाया करता है पहले ही। तो हम जब ठंडा करेंगे तो अमोनिया पहले जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी बनिस्बत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। Nearly 13% of all nitrogen fixation on earth is accomplished industrially through the Haber's process। और इसके अलावा हमारे पास this process synthesize approximately 1 million tons, जो अब तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। About 80% of this is used for the production of जो अमोनिया हम प्रिपेयर करते हैं उन्हें आगे फिर फर्दर हम फर्टिलाइज़र्स और इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नायलॉन भी है और अदर पॉलीमर्स भी बना सकते हैं इससे। तो जो कंडीशंस हमने अप्लाई की अमोनिया के लिए, सेम कंडीशंस हमारे पास है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के लिए। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में भी आपके पास टोटल जो मोल्स हैं वो आपके पास 3 हैं और ये तब्दील हो रहे हैं 2 मोल्स प्रोडक्ट के अंदर, और साथ में रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक भी है। और इसके अलावा हमारे पास तो यहाँ पे भी ली चटलिया प्रिंसिपल के मुताबिक हम अगर SO3 की कंसंट्रेशन रिमूव करते रहें टाइम बाय टाइम, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें और अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास SO3 की यील्ड मैक्सिमाइज़ हो सकती है। लेकिन अगेन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, दैट इज़ वाई हम लोगों ने जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ की हैं। हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 650 पे जो है वो हमने कैटलिस्ट एम्प्लॉय किया है, और साथ में जो है वो हमारे पास 450 से 500 का टेम्परेचर है SO3 की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं V2O5 जो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्लाटिनम भी मौजूद होता है। तो SO3 जो प्रिपेयर होता है हमारे पास वो फिर वाटर में डिज़ोल्व करके या जो है वह H2SO4 में डिज़ोल्व करके ओलियम बनता है। ओलियम होता है H2S2O7, और जिसे हम जो है वो बाद में अगर वाटर के साथ मिक्स करें तो उससे H2SO4 बनाया जा सकता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो H2SO4 की मैन्युफैक्चराइजेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें एवरी ईयर या ईच ईयर कितना H2SO4 जो है वो प्रिपेयर होता है। तो ये हमारे पास मेथडोलॉजी थी, ये हमारे पास जो है वो तरीक़ाकार था कि बजाय इसके कि हम लोग आइडियल कंडीशंस की तरफ दें, अक्सर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे कंडीशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, और ताकि हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को मेंटेन कर सकें और हमारा रिएक्शन जो है वो इकोनॉमिकल रहे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछे जाते हैं, और इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स है, क्यों है? क्योंकि किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसी से जो है वो मापी जा सकती है। इसके अलावा जो है वो ये इसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है, ये चीज़ हमसे अक्सर पूछी जाती है MCQs के तौर पर। आयरन कैटलिस्ट है इसमें, और इनके साथ कैटलिस्ट आयरन है, बाकी सारी चीज़ें एक्टिवेटर्स हैं, आप यूँ समझ लें। और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कितना रखा जाता है, ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं MCQs में। इसके अलावा इनके वो 3 फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं ली चटलियर के मुताबिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं शॉर्ट, और बाकी लॉन्ग में मुकम्मल जो है वो आ सकता है। तो अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग वो दोबारा पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।